नमस्कार सभी का। मैं संकल्प फाउंडेशन सामने की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर कहना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों से हमारा फाउंडेशन महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में काम कर रहा है। हम ज्यादातर एनवायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट और वाटर कंजर्वेशन वर्क इसमें काम कर रहे हैं। हमारा जो फाउंडेशन है वो लगभग पिछले 10 सालों से अलग अलग भूमिका में जैसे कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर उनका जो भी स्किल डेवलपमेंट है, ऐसे कोर्सेस, ऐसे जो भी वर्कशॉप्स है उसका अरेंजमेंट करना, ऐसी सारी बातें कर उन तक लेकर जाना, उनको वो सारे सर्विसेज प्रोवाइड करना, इसमें हम जुड़े हैं। हम हमारे एनजीओ का जो भी काम है उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम गाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सुजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन। जब कोरोना के समय में सारी हमारी फिजिकल एक्टिविटी बंद थी तो हमने सीरीज शुरू किया जिसमें रूरल डेवलपमेंट से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक और खेती के जो भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे यौगिक खेती है, नेचुरल खेती है, मिलेट्स फार्मिंग है, ऐसे अलग अलग टॉपिक पे भी हमने वेबिनार्स का जो भी है यहाँ पर अरेंजमेंट किया। इसके अलावा उस समय बहुत सारे लोग स्क्रीन पे, मोबाइल या टीवी या स्क्रीन, उसके ऊपर ज्यादा लगे थे, तो उसका कैसे कंट्रोलिंग करें, इसलिए स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का भी ऑनलाइन हमने वर्कशॉप लिया। इसके अलावा हमारे जो महाराष्ट्र के सबसे पूजने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, इसके अलावा भगवान गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनके चरित्र के ऊपर भी हमने वेबिनार्स लिए। ऐसे पूरे जब वेबिनार्स अरेंज किए महाराष्ट्र के अलग अलग एरिया से, सारे स्पीकर को हमने इनवाइट किया, महानुभावों को। और इसके अलावा जो भी यहाँ पर आने वाले प्रेक्षक थे, जो भी श्रोतागण थे, उनको हमने
जब फीडबैक लिया तो बहुत सारे लोगों को इससे बहुत मदद मिलने की जो भी है धीरे धीरे उसका फायदा हुआ और लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक आए। आज हम जिस वेबिनार में आए, संवाद सारथी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, फिर हम आगे जाते हैं। ये संवाद सारथी वेबिनार जब शुरू हुआ 15 अगस्त 2022 को, जब हमारा 75 इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन कर रहे थे भारत में, तब हमने ये वेबिनार का उद्घाटन किया। ये करने के पहले हमारे जो भी डायरेक्टर्स है सारे एनजीओ के, इसके अलावा हमने बहुत सारे जो भी महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर टेक जो भी अच्छे पर्सन है जिनका ज्ञान अच्छा है, उनसे बातचीत करके ये वेबिनार कैसे होना चाहिए, इसमें किस प्रोसेस से काम करना है, ये सारा हमने शुरू किया। हमारे प्रमुख जो मार्गदर्शिका है भावनाताई विस्पुत है, उनसे मदद मिली और उन्होंने कहा कि हम शुरू करते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी स्पेशलाइज या दिव्यांग पर्सन है उनको ये उनके जीवन में रोज का बहुत सारा संघर्ष रहता है। तो वो संघर्ष करते हुए उनको जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उनका जो भी कमी है उसे वो बैलेंस कैसे करते हैं, अपना जो भी बैलेंसिंग करते वक्त वो सिर्फ लोगों से कंपटीशन नहीं करते, तो उनके साथ काम करके उनके आगे भी जाते हैं। वो अपना जो भी रियलिटी है, वो अपना जो भी बेस्ट है वो दुनिया को देते हैं। आज हम 75 वेबिनार में, ये अमृत काल ही है हमारे लिए। और इससे आज तक जितने भी महानुभाव आए यहाँ पर, सारे यूनिक थे। हर एक का जो भी एरिया था, वो उस एरिया में मास्टर ब्लास्टर थे। उनसे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, सुनने को मिली, और लोगों तक पहुंचाने का जो भी है सेवा करने का मौका हमारे एनजीओ को मिला। तो हमें बहुत इस बारे में गर्व है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आज के जो वक्त है, डॉक्टर विनोद सर, उनका परिचय करने के लिए डॉक्टर अनीता मैडम से रिक्वेस्ट करना हूँ। वेलकम भावना ताई जी, अशोक भानसे सर, डॉक्टर धन्यवाद। घनश्याम सर, डॉक्टर धन्यवाद। अनीता। नमस्ते। धन्यवाद सर। बहुत बड़ा मील का पत्थर पार करते हुए अविरत चलने वाला है संवाद सारथी का ऑनलाइन वेबिनार का आज 75वां सत्र गुंफा जा रहा है। यह घोषित करते हुए हम संवाद सारथी टीम को बहुत खुशी महसूस हो रही है। संवाद सारथी का आज 75वां पुष्प गुंफा जा रहा है। आज नागपुर यहाँ के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध बहुभाषिक लेखक, जिन्होंने अपनी अंधता पर काबू पाकर साहित्यिक, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों में अद्वितीय स्थान बनाया, वो आज हमारे संवाद सारथी सत्र के वक्ते हैं माननीय डॉक्टर विनोद असोदानी सर। नमस्कार सर एक शिक्षाविद, शोधकर्ता, विद्वान, कवी, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, मानव संसाधन प्रशिक्षक, विचारक, दार्शनिक, सार्वजनिक वक्ता और आध्यात्मिक बारे में भी ज्ञान रखने वाले ऐसे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज हमें संवाद सारथी पर लाभे हुए हैं। सर ने स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की पदवी भी सर को मिली है। 26 वर्षों का शिक्षण का सर जी को अनुभव है। सर जी ने पीएचडी अंग्रेजी में प्राप्त की हुई है और आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय से मनोवैज्ञानिक में और दक्षिण अमेरिका विश्वविद्यालय से मानद डीलिट पदवी भी सर को भूषित हुई है। सर जी के चहते हुए खेल जैसे शतरंज, क्रिकेट है। सर जी का जो छंद है, शौक लिखना, गाना, संगीत सुनना, ऐसे सर जी के छंद है। साहित्यिक, सर जी के साहित्यिक भी बहुत है। कुछ चुनिंदा साहित्यिक यहाँ मैं दर्शाना चाहूंगी।
सर जी ने अंग्रेजी, हिंदी, सिंधी और उर्दू भाषा में भी बहुत विपुल लेखन सर जी ने किए हैं। इसमें सिंधी में 6, हिंदी में 2 और अंग्रेजी में 11 सहित कुल 19 बुक्स यानी 19 किताबें सर जी ने लिखे हैं। उन्होंने सिंधी में 18 किताबें का लेखन अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। सर एक प्रसिद्ध कवि और आलोचक है। उन्होंने भारत और विदेशों में साहित्य अकादमी की बैठकों सहित कई कवि सम्मेलनों में अपनी कविताएं प्रस्तुत की हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में 30 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं और 100 से अधिक सम्मेलनों में प्रस्तुतियां की है। सर जी को अगणित पुरस्कार सर जी को मिले हैं, लेकिन समय के पाबंदी से मैं कुछ चुनिंदा पुरस्कार का यहाँ उल्लेख करती हूँ। सिंधी भाषा और संस्कृति के विकास में उन्होंने योगदान के लिए उन्हें 14 अगस्त 2011 को सिंधी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सिंधु रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका अभिनंदन करने के लिए माननीय श्री सुशील कुमार शिंदे जी के हस्ते उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सिंधी साहित्य में योगदान के लिए जून 2014 में अखिल भारत सिंधी बोली और साहित्य सभा की ओर से नकद 25,000 का पुरस्कार सर जी को मिला हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2017 में प्रतिष्ठित नागपुर ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विकलांगता कल्याण के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 2019 में दिव्यांग प्रेरणा पुरस्कार मिला है। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके काम के लिए 2020 में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नासिक से आदर्श प्रोफेसर का पुरस्कार मिला है। सिंध के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें अगस्त 2023 में महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी मुंबई से 1 लाख का पुरस्कार प्रशस्ति पत्र सर जी को मिला है। भारतीय जीवन गौरव पुरस्कार सम्मान सर जी को प्राप्त हुआ है। उन्हें सिंधी गजलों के संग्रह हत्तू पकी जैन मुझे अपना हाथ दो के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली से प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का प्राप्त हुआ है। उनमें भी नकद 1 लाख रुपए का पुरस्कार सर जी को मिला हुआ है। उन्होंने यह प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत की सभी 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में से देश के पहले दृष्टिबाधित व्यक्ति होने का दुर्लभ गौरव सर जी को हासिल हुआ है। वह एक राष्ट्रीय स्तर के मानव संसाधन विकास प्रशिक्षक, प्रेरक और जीवन प्रशिक्षक है। उन्होंने अपने मूल रचनात्मक और बौद्धिक रूप से प्रेरक भाषाओं और सेमिनारों से लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक रूप से बदल किया है। उन्होंने अगणित छात्राओं और वयस्करों को सॉफ्ट स्किल में प्रशिक्षित किया हुआ है। ऐसे आज हमारे वक्ता डॉक्टर विनोद हरदयाल आसुदानी साहित्य विनोद की अमृत कहानी इस विषय पर हमसे बात करेंगे। तो आइए हम भी संकल्प फाउंडेशन की संवाद सारथी वेब संवाद सत्र में भाग ले और बाधाओं को दूर कर आगे बढ़े और नई ऊर्जा हासिल करें। तो अधिक समय न लेते हुए मैं आगे का सूत्र माननीय विशाल सर जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिता मैम। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सभी का आज के हमारे वक्ता डॉक्टर विनोद असुदानी सर, जो कि बहुत ही जानी मानी हस्ती है, आज उनसे सुनने को उनका जो भी जीवन जो भी यात्रा है वो सुनने को हमें बहुत खुशी होगी। मैं उनको विनती करता हूँ कि वो अपना जीवन परिचय हमसे करवावे। वेलकम सर। बहुत बहुत
धन्यवाद विशाल जी, और धन्यवाद संकल्प फाउंडेशन का भी। आपने अपने इस संवाद सारथी के 75वें यानी अमृत महोत्सव वाले अंक में मुझे आप लोगों के साथ बातचीत करने का यह जो अवसर दिया है, निश्चित रूप से मैं आपका कृतज्ञ हूं। और जहां तक जीवन वृतांत की बात है, तो जीवन अपने आप में एक सरिता की तरह है, एक नदी की तरह है, जिसका जन्म होता है। किंतु जिस प्रकार से नदी पहाड़ों की बल्क पहाड़ों में खेलती कूदती मैदानों में पहुंचती है और उसकी धारा कहीं कहीं धीमी हो जाती है, उसी प्रकार से बचपन की अटखेलियां हमने भी की। किंतु जैसे कि सुनने वाले देखने वाले जानते हैं कि मैं जन्म से नेत्रहीन था, तो उन अटखेलियां करते करते कभी दुख, कभी सुख, कभी पीड़ा, कभी पश्चाताप, कभी दर्द, कभी दुलार का अनुभव एवं अनुभूतियां होती रही। मैं बताना चाहूंगा कि मैं स्वर्गीय हरदयाल दास आसुदाणी और स्वर्गीय लक्ष्मी आसुदाणी की चौथी संतान हूं। हम 4 भाई और 4 बहनें हैं। उनमें से 3 भाई डॉक्टर घनश्याम आसुदाणी, जो यहाँ इस सेमिनार में भी उपस्थित हैं। नमस्कार घनश्याम जी। और जो कि प्रोफेसर हैं आनंद निकेतन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर वरोरा में। दूसरा मैं, और सबसे छोटा राजेश आसुदाणी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर है। ऐसे 4 भाइयों में से हम 3 नेत्रहीन हैं। एक दिलीप हमारा भाई है जो कि इंजीनियर है। अब आप विचार करें कि जिस माता पिता को 8 में से 5 बच्चे नेत्रहीन हो, उनके हृदय पर किस प्रकार की बिजली गिरी होगी। और एक बहुत ही साधारण परिवार से हम आए, यानी निम्न मध्यम वर्ग कहेंगे तो ज्यादा ठीक था। हम एक साधारण सी झोपड़ी में अपने जिंदगी के शुरुआत के 2 दशक हम लोगों ने बिताए। तो बरसात आए तो बरसात घर में, तूफान आए तो तूफान घर में। और कहीं तो भी वो जो अनुभूति थी मेरे मस्तिष्क के पटल पर इस तरीके से अंकित हो गई। तो जब मैंने शायरी प्रारंभ की, कविता लिखने लगा, तो अनायास ही मेरे गजल के एक शेर में वो सारे अनुभव उतरते चले गए। तो मैं वो बताना चाहूंगा, वो 2-3 शेर जिसमें ये बातें, संघर्ष जो है वो अंकित हुआ है। वो घर जिसमें आंधी तूफान बिन बुलाए चले आते थे, वो अंकित हुआ है कि सारी रात सितारे गिनना कितना मुश्किल है। सारी रात सितारे गिनना कितना मुश्किल है। तन्हा तन्हा रोते रहना कितना मुश्किल है। आंधी तूफान बारिश मेरे घर के मेहमान है। आंधी तूफान बारिश मेरे घर के मेहमान है। बिन छप्पर के घर में रहना कितना मुश्किल है। बिन छप्पर के घर में रहना कितना मुश्किल है। कदम कदम पर कांटे चुभते हो जिन राहों में। कदम कदम पर कांटे चुभते हो जिन राहों में। उन पर नंगे पैरों चलना कितना मुश्किल है। कितना मुश्किल है। तो मुश्किल तो जरूर था। और मैं बता दूं कि हमें बहुत कुछ करने की इच्छा थी। बहुत मैं उत्साही था। कभी पतंग उड़ा देता, कभी भौरा घुमा देता, कभी कंचो वो की राह मतलब खेल करता, कभी लुका छुपी का खेल करता। भाई बहन एक दूसरे के पीछे दौड़ने लगते, भागने लगते, बिना सोचे समझे कि आसपास की दुनिया मुझे इन आंखों से दिखाई नहीं देती। किंतु मैं बता दूं, बचपन में दुनिया देखने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं होती है। आपको हृदय की आवश्यकता होती है, उत्साह की आवश्यकता होती है, जोश की आवश्यकता होती है, माँ बाप के स्नेह की आवश्यकता होती है। तो ये सारे उजाले मेरे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। पिताजी हमें पतंग उड़ाना सिखाते थे,
और इसलिए सिखाते थे कि हम पतंग उड़ाएं, इसलिए नहीं, क्योंकि हमें ये लगना नहीं चाहिए कि हमें ये चीज नहीं आती है जो कि बाकी के लोग कर सकते हैं। मैंने बाइसिकल चलाना सीखा। मुझे बाइसिकल सुबह सुबह रोड पर, खाली रोड पर कहते थे कि आप बाइसिकल चलाइए। और उससे ये हुआ कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, कोई भी बाधा आ जाए, कोई भी मुश्किलात आ जाए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं किसी से कम हूं। तो वो एक आत्मविश्वास पिताजी के स्नेह के कारण, पिताजी के सहकार के कारण मेरे हृदय के अंतर्गत जो निर्माण हुआ है, तो उसकी क्षमा आज भी जल रही है। आई डू नॉट फील इंफीरियर टू एनीबडी एल्स। आई एम फुल्ली अवेयर दैट आई कैन डू इफ आई चूज टू डू। बट एट द सेम टाइम व्हेन आई ग्रू अप, I could realize that there are certain things that are impossible for me or difficult for me because of my visual impairment. So this has come to me as a realization. It has not come to me as a limitation. And that is why I am able to negotiate with my or through my disability. That is what I can say about my early childhood. और मेरी शिक्षा घनश्याम आसुदानी और हम दोनों को स्कूल में, नागपुर के अंधर विद्यालय में एक साथ प्रवेश दिलाया गया। वो इसलिए कि घर जो था और हमारा स्कूल, इसके बीच 10-12 किलोमीटर का अंतर था। और हमारी दादी स्वर्गीय कलावती आसुदानी रोज सुबह हमें स्कूल ले जाती और पूरा दिन वहां बैठती और शाम को हमें स्कूल से वापस ले आती। तो इस प्रकार से हमारी स्कूलिंग प्रारंभ हुई। घनश्याम और मैं एक साथ पढ़े हैं और हमने सिर्फ पढ़ाई शुरू एक साथ की ऐसा नहीं है। हम पूरा अपना बालपन, किशोरावस्था और जब तक हमें नौकरियां नहीं मिली तब तक हमारा साथ चोली दामन का साथ था। जुड़े भाइयों से भी अधिक निकटता के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। घनश्याम कॉलेज जाते तो मैं जाता, नहीं जाते तो मैं नहीं जाता। मैं बीमार रहता तो घनश्याम भी घर पर रह लेते। हमारे मित्र सहेलियां बिल्कुल साझा थे और हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सोना सब एक साथ ही था। तो लोग तो कभी कभी हमें जुड़ा भाई ही समझते थे। तो इस प्रकार का प्रेम हम भाइयों में था। वो भी बचपन की बहुत ही सुंदर सुखद स्मृतियों में शामिल है। और ऐसा कहूंगा कि पढ़ने में हम लोग बचपन से ही तेज हुआ करते थे। कभी घनश्याम पहला, कभी मैं पहला। इस प्रकार से हमारी यात्रा चलती रही। और 1988 में वह हुआ शायद शिक्षा के क्षेत्र में इससे पहले वह कभी नहीं हुआ था। 21 जून 1988 यानी 21 जून 1988 का वह दिन था जिस दिन हमारा 10th का रिजल्ट आया और घनश्याम और मैं, हमने 16th और 17th रैंक ओपन मेरिट लिस्ट में हासिल किया था एसएससी के एग्जामिनेशन में विदर्भ लेवल पर। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट द टू विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स कुड फाइंड अ प्लेस on the open merit list of SSC examination. So that was the beginning of my success journey as well as of Ghanshyam's success journey. तो ये थोड़ी सी बातें थी जो मैं अपने बचपन के बारे में आपको बताना चाहता था। और आपका जिस प्रकार का आगे का स्वरूप हो, क्या आप क्वेश्चन पूछेंगे या जैसे कि कहा आपने वक्तव्य, तो इसी हिसाब से मैंने प्रारंभ किया है। आप कृपया करके इस बात को स्पष्ट करें कि मुझे वक्तव्य के रूप में ही आगे बढ़ना है तो मैं चलता रहूं। यदि आप प्रश्न पूछना चाहें तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। सर आपका पूरा जो भी यात्रा है हमें शेयर कीजिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर देते हैं। ओके, तो यहां तक तो ठीक था। अब हम कॉलेज में आए और कॉलेज में पढ़ने लगे। हिस्लॉप कॉलेज से हमने 12th किया। अब हमें मेरिट में आने की लत लग चुकी थी। 12वीं में भी हमने घनश्याम जी तीसरा और मैं 5वें स्थान पर रहा मेरिट में। फिर तो ये सिलसिला जारी रहा साहब। बीए में मैं 5वां, घनश्याम 6वां। एमए अंग्रेजी साहित्य में मैं पहला, घनश्याम दूसरा। एमए इतिहास में मैं पहला, घनश्याम दूसरा। और उसके बाद हमें नौकरियां लग गई। नौकरियां लगी, इस बात की खुशी तो थी, लेकिन नौकरियों ने हम दोनों भाइयों को जुदा कर दिया। मैं नागपुर में श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट नागपुर में अपनी अंग्रेजी का लेक्चरर बन गया। और घनश्याम कुछ वक्त सेंट्रल स्कूल में पढ़ाने के बाद मैंने जैसे कि बताया कि बड़ौदा के एग्रीकल्चर कॉलेज में उन्हें भी लेक्चररशिप मिल गई। तो हमारे बीच 100 किलोमीटर का ये जो अंतर आया,
इसने हमारे हृदय को दूर कभी नहीं किया। हमारा स्नेह वैसा ही बना रहा, किंतु ये भौगोलिक अंतर होने की वजह से हमारा रोज मिलना, प्रतिदिन मिलना निश्चित रूप से कम हो गया। और दोस्तों, इस बीच मेरा विवाह एक सनेत्र युवती से हुआ, आरती। और आज मुझे दो बच्चे हैं, आस्था और विनय। ये सनेत्र हैं, ये बिल्कुल ठीक से देख सकते हैं। और मेरी पढ़ाई की जो रुचि है, पहले मैं उस पर बात कर लूं। मैंने हिंदी साहित्य में पंडित किया, मराठी साहित्य में एडिशनल ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद अंग्रेजी में पीएचडी किया। और मैं फिर मुझे साइकोलॉजी में बड़ी रुचि आती थी, तो मैं छोटे भाई राजेश आसुदाड़ी के साथ एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी करने के लिए अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु चला। वहीं से डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग वो किया। फिर मैंने साइकोलॉजी में एक और पीएचडी भी नागपुर यूनिवर्सिटी से किया, जो कि मुझे 2 साल पहले हुई है। और इस बीच 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अमेरिका की तरफ से मुझे डीलिट की मानद उपाधि भी प्राप्त हुई। और इस तरीके से यूनिवर्सिटी की करीब करीब 12-13 डिग्रियां मेरे पास हैं। तो ये तो हुआ शैक्षणिक यात्रा। अब मैं साहित्य की तरफ मुड़ा। तो शिक्षा के बाद जो मेरे जीवन का दूसरा पहलू है, वह है साहित्य। अगर मैं बिल्कुल ठीक ठीक आपको बताऊं तो मैंने लिखना कैसे प्रारंभ किया, वह दिसंबर का महीना था 1999 का। तो करीब करीब 24 साल हो गए हैं मुझे लिखते हुए। मैंने अपना लिखने का कार्य हिंदी से प्रारंभ किया, और मेरी पहली पुस्तक राजेश आसुदाड़ी के साथ संयुक्त रूप से गजल संग्रह था, जो कि 2002 में अधूरा आसमां नाम से प्रकाशित हुआ। इस बीच ईसर कल्याणी जी एक सिंधी साहित्यकार थे, उनके संपर्क में आने से मैं नागपुर सिंधी साहित्य सभा से जुड़ा, और वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं अपनी मातृभाषा में भी लिख सकता हूँ। मातृभाषा के प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य होना चाहिए। हालांकि मुझे सिंधी भाषा ठीक से बोलना आती थी, मैं कभी स्कूल या कॉलेज में सिंधी भाषा मैंने नहीं पढ़ी है, फिर भी मैंने सिंधी में गजल लिखना प्रारंभ किया। और देखते देखते मेरे गजल के 5 संग्रह आ गए। चिंगू चिंगू 2003, बाहेजू पाड़ू 2004, भुन भुन 2012, माम्बी उतेउस, मी टू वॉज देयर 2016, और जिसे साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला है, हाथ पकड़ना 2021। तो इधर मेरी गजल की यात्रा चालू थी, और हिंदी में भी लिखना चालू था। मेरा दूसरा गजल संग्रह 2 साल पहले धुंधला धुंधला हिंदी गजल का संग्रह आया है। और अंग्रेजी अंग्रेजी से भी मुझे बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि अंग्रेजी की मैं रोजी रोटी खाता हूं। तो मैंने अपनी कलम अंग्रेजी में भी चलाना प्रारंभ की, और पेनम्ब्रा नाम से मेरा कविता संग्रह अंग्रेजी में भी आया। हाँ दोस्तों, मैं ये बात बता दूं आपको कि मेरी मोस्ट ऑफ द बुक्स आपको किंडल अमेजोन पर ये मिल जाएंगी, अलग अलग प्रकाशनों से प्रकाशित हैं। और मुझे ऐसा लगा कि मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूं और लेखक सिंधी का हूं, मेरी मातृभाषा सिंधी है, तो इन दोनों भाषाओं को कहीं ना कहीं एक सूत्र में बांधने का प्रयास करूं। तो मैंने प्रारंभ किया अनुवाद का काम, और अब तक मैं सिंधी से सिलेक्टेड अच्छी किताबें, जो उसमें से 5 तो साहित्य अकादमी अवार्डेड बुक्स हैं, मैंने अंग्रेजी में उनको अनुवादन, उनका ट्रांसलेशन करना प्रारंभ किया। और टिल दिस डेट I have been able to complete 18 translations of Sindhi books into English। और दोस्तों, ये साहित्य की यात्रा आज तक निरंतर जारी है, और आगे भी जारी रहेगी। और तीसरा जो एस्पेक्ट है मेरे जीवन का, वो है समाज कार्य, और वो है एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो मैं अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के साथ भी जुड़ा रहा हूँ। मैंने अपना सामाजिक जो यात्रा है, वह तो मैंने छात्र जीवन में ही प्रारंभ कर लिया था, घनश्याम जी के साथ, डॉक्टर घनश्याम आसुदाड़ी, और एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर संजय जैन। हम लोग 10th की छुट्टियों के बाद क्या करें और क्या न करें, ये सोच रहे थे। ख्याल आ गया एक संस्था बनाई जाए, तो द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द ब्लाइंड, इस संस्था की नींव डाली गई, और मुझे वाइस प्रेसिडेंट का भार दिया गया। और आगे चल करके संजय जी और घनश्याम जी क्योंकि नागपुर में नहीं है, तो मैंने इसका प्रेसिडेंट के रूप में भार स्वीकार कर लिया है। और आज तक जब जब मुझे समय मिलता है, छोटे प्रमाण पर ही सही, इस संस्था को मैंने जीवित रखा है। और समय समय पर मैं अलग अलग संस्थाओं के साथ, अलग अलग क्षमताओं के साथ, योग्यताओं के साथ, और उनकी जो जिम्मेदारियों के साथ जुड़ा रहा। अखिल भारतीय दृष्टिहीन कल्याण संघ विदर्भ प्रांत का मैं अध्यक्ष था।
फिर सक्षम बनने पर मैं अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख करके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सक्षम के साथ हमने काम किया। माधव चेन ऑफ आई बैंक्स के लिए हमने बहुत काम किया, और अलग अलग माधव आई बैंक्स की शाखाएं हमने महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी स्थापित की सक्षम के तहत। और उसके अलावा ब्लाइंड ग्रेजुएट्स फोरम ऑफ इंडिया का कुछ वक्त मैं सेक्रेटरी भी रहा। मैं चाहता हूं ये सारा काम करते करते मेरी भूमिका ऐसी है कि नेत्रहीन हो या और कोई दिव्यांग हो, इनको समाज की मुख्य धारा में लाना चाहिए। आज से 25-30 साल पहले ऐसा नहीं बोला जाता था, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जो हमारा विचार है कि दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाना होगा, वे भी इस समाज का एक अभिन्न अंग है, वो भी इसी समाज का सदस्य है, उनके पास भी सुख दुख सपने आशाएं आकांक्षाएं पीड़ा सब कुछ है। तो ये हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे नेत्रहीन का भी आगे बढ़ रहे हैं और कुछ हद तक रोजगार भी उन्हें प्राप्त हो रहा है। किंतु सभी मंचों से मैं एक बात कहता हूं कि हम भारत में रहते हैं और भारत एक लोकतंत्र है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड डेमोक्रेसी इन माय हम्बल ओपिनियन is a system where all the social groups must find their just and legitimate place। यानी लोकतंत्र में उस समाज को मानता हूं जिस समाज में समाज के प्रत्येक घटक को, समाज के प्रत्येक वर्ग को, समाज के प्रत्येक एक ग्रुप को अपना उचित स्थान मिल सके लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर और राजनीतिक तंत्र के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि चाहे विधानसभा हो, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पालिकाएं हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, यह सभी जगह किसी न किसी रूप में दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम आज आसपास के माहौल में ये बातें सुनते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, तो सबका विकास तो हो रहा है, मैं मान सकता हूं, लेकिन सबका साथ तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि राज्यसभा के अंतर्गत जिस प्रकार से 12 मेंबर्स राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उसमें हर बार हर राज्यसभा के अंतर्गत एक मेंबर दिव्यांगों की तरफ से मनोनीत होना चाहिए। उसी प्रकार से कई वर्षों तक एंग्लो इंडियन को लोकसभा में 2 सीटें दी जाती थी, अब वो समाप्त कर गई। तो भारत में 10 से 12 करोड़ अगर दिव्यांग हैं, इनमें से ये लोकसभा की 2 सीटें जो एंग्लो इंडियन को मिला करती थी, क्यों नहीं दिव्यांगों को दी जाती है। तो मैं चाहता हूं कि इस मंच से मेरी आवाज भारत को चलाने वालों तक पहुंचे, जो निर्णय लेते हैं ऐसे लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आप कब तक दिव्यांगों की आवाज को दबा करके रख सकते हैं। लोकतंत्र के अंतर्गत आप कब तक दिव्यांगों को प्रतिनिधित्व से वंचित करके रह सकते हो, क्योंकि आज न कल आपको दिव्यांगों की आवाज सुननी पड़ेगी। क्योंकि लोकतंत्र तभी तभी औचित्यपूर्ण होता है, लोकतंत्र तभी सफल होता है, लोकतंत्र के अंतर्गत तभी विकास होता है, लोकतंत्र के अंतर्गत तभी शक्ति का निर्माण होता है, जब लोकतंत्र में रहने वाले कमजोर से कमजोर व्यक्ति की आवाज भी तंत्र के अंतर वैधानिक रूप से सुनी जाए, समझी जाए और उस पर अमल किया जाए। तो दुर्भाग्य है, हमारा अब अमृत महोत्सव हम इस भारत का मना रहे हैं, लेकिन इस बात की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। हम चीखते रहते हैं, हम चिल्लाते रहते हैं कि हम भी कि अपने साये को इतना समझाने दे, अपने साये को इतना समझाने दे, मेरे हिस्से की धूप मुझ तक आने दे, अपने साये को इतना समझाने दे, मेरे हिस्से की धूप मुझ तक आने दे। मैं भी इस बाग का परिंदा हूं, मुझको भी मेरी आवाज में गाने दे, मुझको भी मेरी आवाज में गाने दे। तो मैं इस बात की मुझे आशा है कि जल्दी हमारी बात सुनी जाएगी और हमें भी अपनी आवाज में गाने का मौका, हमें भी अपनी आवाज को बुलंद करने का मौका, तंत्र के अंदर रखने का मौका मिलेगा। क्योंकि हमारे दिव्यांगों की परिस्थिति, आप इस बात से शामिल होंगे, इस बात को एग्री करेंगे कि बहुत अच्छी नहीं है। आज भी यदि रोजगार की बात करें, आज भी यदि नौकरियों की बात करें, तो कितने प्रतिशत दिव्यांगों के पास रोजगार है, कितने प्रतिशत दिव्यांगों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकी है, कितने प्रतिशत दिव्यांग आर्थिक रूप से आज भी सशक्त हैं। तो इसका जो उत्तर आता है वो बहुत ही निराशाजनक होता है। और एक बात कि कोई भी जब नीति बनती है, कोई भी जब कानून बनता है, तो उसका प्रभाव, उसका असर दिव्यांगों पर होता है। तो इसलिए नीति निर्धारण के
हर मोर्चे पर, मैं फिर से कहूंगा कि नीति निर्धारण के हर मोर्चे पर, हर संस्था में, हर उसी समिति पर जहां पर नीति निर्धारण होता है, वहां दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक में नहीं। जैसे एजुकेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटीज की जो बॉडी है, जो मैनेजमेंट काउंसिल्स होती है, सीनेट होते हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज होते हैं, इसमें आप देखेंगे तो अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है, शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व होता है, शेड्यूल ट्राइब का प्रतिनिधित्व होता है। दुर्भाग्य की बात है कि दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता। उसी प्रकार से डेवलपमेंट बोर्ड जो होते हैं वहां भी प्रतिनिधित्व होता है। तो वुमेन्स कमीशन में भी दिव्यांगों को प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन पर भी दिव्यांगों को प्रतिनिधित्व होना चाहिए, बिकॉज आई वुड लाइक टू से विद ग्रेट एम्फेसिस दैट the disabled people, the different ability people, they constitute one of the most backward sections in the society. Even today they are one of the most vulnerable people even today, and therefore they must be given right and just representations on all the constitutional and political bodies, including that of the Human Rights Commission, Women's Commission, and developmental boards, the various decision making bodies of the universities, and all other such committees, such organizations, such boards which are working for the public good. जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मेरा ये हम्बल सबमिशन है कि दिव्यांगों के जो प्रश्न है वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज की जो जिस प्रकार की जिंदगी हम जी रहे हैं, जिस प्रकार का हम मीडिया देख रहे हैं, किसी को किसी के लिए फुर्सत नहीं है। इसलिए हम अपनी अधिकारों के लिए जब तक चीखेंगे नहीं, अपने अधिकारों के लिए जब तक आवाज बुलंद करेंगे नहीं, तब तक कोई परिवर्तन होगा, इस बात का मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है। ऐसा मैं नहीं कह सकता। तो इसलिए चाहता हूं कि दिव्यांगों को भी थोड़ा संगठित होना पड़ेगा, दिव्यांगों को भी चिंतन करना पड़ेगा, दिव्यांगों को भी मनन करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत ही एक कंप्लासेंट लाइफ जी रहे हैं। मैं तभी चीखता हूं, तभी चिल्लाता हूं जब तक मुझे नौकरी नहीं है। और हमने देखा है कि दिव्यांगों को एक बार नौकरी मिल जाए तो फिर दिव्यांगों के अधिकार की बात है वो नहीं करते। जैसा मैं समाज और सरकार से ये अपेक्षा करता हूं कि दिव्यांगों की आवाज सुने, वैसा ही मेरी अपेक्षा दिव्यांगों से भी है कि आप इंडिफरेंट न रहें। प्लीज कम आउट ऑफ दैट कंप्लासेंस, प्लीज कम आउट ऑफ दैट state of indifference, and do not think of your own development and of your own establishment in life, but think of millions of those who have not got the ray of hope, those who have not got the education, those who have not got the jobs, those who do not have the resources. Therefore the responsibility lies upon our shoulders who have got the jobs. I make a strong appeal to all those people who stand on their feet and who are challenged people must come together, must create some forum or platform where they must consistently work for the actual and effective rights of the disabled. मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता, कुछ मेरे बंधु कहते हैं कि आप बड़े जोश में आ जाते हैं, आप बड़े उत्साह में आ जाते हैं, ये चीजें रातों रात नहीं होती। मुझे भी पता है ये चीजें रातों रात नहीं होती, लेकिन 75 साल 80 साल कोई कम वक्त नहीं होता किसी परिवर्तन के लिए, किसी बदलाव के लिए, किसी चेंज के लिए। तो दोस्तों मैं तो जिंदगी भर ये बात करता रहूंगा। और ये पहले बात मैंने जब मैं स्कूल में था 1986 में उठाई थी कि राज्यसभा के अंतर्गत कोई दिव्यांगों का प्रतिनिधि होना चाहिए। आज उस बात को लगभग 35 से 40 साल हो रहे हैं, लेकिन ये बात बड़े जोरों शोरों से नहीं उठाई जा रही है, न ही इस बात पर किसी का ध्यान है। दोस्तों और मैं एक काम कर रहा हूं, समाज प्रबोधन का काम कर रहा हूं। 500 से 600 मैंने सेमिनार लिए हैं मोटिवेशन पर और अलग अलग विषयों पर, और ये सर्वसामान्य लोगों के लिए भी सेमिनार होते हैं। और जब भी मेरा कहीं भी लेक्चर होता है, सेमिनार होता है, उसमें मैं डिसेबिलिटी इशू को जरूर ले आता हूं, उनको जरूर सेंसिटाइज करता हूं कि जिंदगी में यदि आपका संबंध किसी भी डिसेबल से आए तो आपको किस प्रकार का अप्रोच लेना चाहिए। दिस टाइप ऑफ सेंसिटाइजेशन, दिस टाइप ऑफ अवेयरनेस has become an integral part of all my speeches, of all my seminars, of all my lectures that I deliver at the different places. और एक साहित्य के अंतर्गत जो मैं बात कर रहा हूं कि साहित्य को भी हमें विकलांग विमर्श के दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से साहित्य में समालोचना के अलग अलग आयाम होते हैं, अलग अलग
लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अप्रोचेस होते हैं। जैसे साहित्य को हम मार्क्सिस्ट अप्रोच से देख सकते हैं, जैसे हम साहित्य को फ्रॉइडियन अप्रोच से देख सकते हैं, जैसे हम साहित्य को दलित साहित्य करके देख सकते हैं, सबल्टन अप्रोच देख सकते हैं, इको क्रिटिसिज्म भी आजकल एक और ब्रांच आ रही है। उसी प्रकार से डिसेबिलिटी डिस्कोर्स इन लिटरेचर, ये भी एक थियोरेटिकल लिटरेरी अप्रोच मैं डेवलप कर रहा हूं, और भी कुछ लोग इस पर काम कर रहे हैं। इसके अलग अलग आयाम होते हैं, जैसे एक वह लिटरेचर जो डिसेबल द्वारा लिखा गया, एक वह लिटरेचर जो नॉर्मल राइटर्स ने लिखा लेकिन डिसेबिलिटी इश्यूज पर लिखा, या उसका कैरेक्टर उनके क्रिएटिव वर्क्स में कोई डिसेबल है। और ऐसा ही नहीं, जरूरी नहीं है कि वो वर्क डिसेबल द्वारा लिखा गया हो या डिसेबल के लिए लिखा रहा हो। जो मेन स्ट्रीम लिटरेचर है उसमें भी हम डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव इंटरप्रिएट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से समालोचना का एक एक नया सिद्धांत मैं प्रतिपादित करने जा रहा हूं। उस पर मेरा काम चालू है। आप सभी लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से जल्द ही आपके हाथों में एक पुस्तक होगी जो डिसेबिलिटी डिस्कोर्स की बात सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने रखेगी। तो दोस्तों, मैं तो ये मानता हूं कि व्यक्ति के पास कुछ हो कुछ न हो, किंतु व्यक्ति के पास यदि उत्साह है, व्यक्ति के पास काम करने की एक जिजीविषा है, काम करने का एक जोश है, और व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है, कोई भी काम जो है वो एक से नहीं होगा। जो भी हम सपने देखें वो औरों को भी दिखाते रहें, ताकि हम रहे न रहे, हमारा सपना तो निश्चित रूप से जिंदा रहे, हमारा ख्वाब निश्चित रूप से जिंदा जिंदा रहे, हम जो कुछ करना चाहते हैं वो बात जिंदा रहे, वह वैल्यू जिंदा रहे, वह आइडिया जिंदा रहे, वो आइडियोलॉजी जिंदा रहे। तो दोस्तों, कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन हैं। मैं बताता हूं कि मैं तीन चार शब्दों में अपना वर्णन करता हूं कि मैं ह्यूमनिस्ट हूं, मैं रैशनलिस्ट हूं, मैं इंटरनेशनलिस्ट हूं, और मैं क्वांटम स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर भी हूं। मैं चाहता हूं कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस, ये दोनों एक दूसरे के विरोध में नहीं है। दे आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर, बट दे आर सप्लीमेंट्री एंड कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्योंकि जीवन को समझने के लिए दो अप्रोचेस होते हैं। एक होता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, और दूसरा होता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंशियल अप्रोच। बाहर की जो दुनिया है, जो मटेरियल दुनिया है, जो मैटर और एनर्जी से बनी है, उसे समझने के लिए तो साइंस काम आएगा, किंतु जीवन को समझने के लिए, जीवन के एहसासात यानी जीवन के अनुभव, अनुभूतियां, जीवन के जज्बात, जीवन के इमोशंस, जीवन के ख्याल, सपने, हमारे विचार और हमारे संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इन सभी चीजों को समझने के लिए अनुभव और अनुभूति यानी एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं तो जीवन को कभी भी एक तरफ से नहीं देखता, पूरे तरह से रैशनल है ऐसा भी नहीं मानता, और पूरे के पूरे वो सुपरस्टिशियस है ऐसा भी नहीं मानता। तो एक्सपीरियंस एंड रैशनलिटी, दे मस्ट गो हैंड इन हैंड, ये मेरा मानना है। वी आर द ह्यूमन बींग्स फर्स्ट एंड द ह्यूमन बींग्स लास्ट। बाकी सारी लकीरें इंसानियत से छोटी होती हैं दोस्तों। और मैं एक पब्लिक स्पीकर भी हूं, तो पॉडकास्ट है मेरा पाथ ऑफ लाइफ के नाम से, जहां पर आपको अलग अलग विषयों पर हंड्रेड्स ऑफ मेरे स्पीचेस दिखाई देंगे। पाथ ऑफ लाइफ ये एंकर और स्पॉटिफाई पर उपलब्ध है। इसके अलावा मैं यूट्यूबर हूं, विनोद आसुदानी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप मोटिवेशनल लेक्चर सुन सकते हैं। और राजेश आसुदानी रकीब मेरे छोटे भाई के साथ एक और चैनल हमने खोल रखा है, थ्रू लिटररी लेंस, LENS, थ्रू लिटररी लेंस। इस पर आप लिटरेचर से संबंधित वीडियोस आप देख सकते हैं। बहुत सारे कहानियां हैं, नॉवेल्स हैं, स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं। इस पर आप एक क्रिटिकल वीडियो सुन सकते हैं, ताकि आपको लिटरेचर, वो चीज आपने नहीं भी पढ़ी हो तो भी समझ में आ जाएगी। हम अपने आप को लिटरेचर कम्युनिकेटर्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे जीवन से जो अलग अलग आयाम जुड़े हुए हैं, शिक्षा, साहित्य, समाज और मोटिवेशन, इस पर मैंने संक्षेप में अपनी बात आपके समक्ष रख दी है। तो विशाल जी और भी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं अब इस फोरम को ओपन कर देता हूं। आपके जहन में यदि कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ आने के लिए, आने की दावत देने के लिए, यहाँ मुझे बोलने का मौका देने के लिए एक बार पुनः मैं हृदय से आप सबका, संकल्प फाउंडेशन का आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो शॉर्ट में
आपका सारा जीवन यात्रा और जीवन यात्रा से जुड़े सारे एक्सपीरियंस शेयर। तो मेरे मन में 2-3 सवाल आए। सबसे पहला सवाल तो आपका जो जर्नी, जैसे आपने कहा कि एसएससी में आप दोनों भाई मेरिट लिस्ट में आए थे ओपन में, तो उससे लेके आज साहित्य अकादमी का अवार्ड मिलने तक आपका जर्नी बहुत ही अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा। फिर भी इस जर्नी में आपके ये पूरे जीवन में सबसे अच्छा क्षण, जो भी मोमेंट कि जो आप भूल नहीं सकते, वो कौन सा है? जो हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ। अब एक बेस्ट मोमेंट बताना मेरे लिए तो कम से कम नामुमकिन है। उसमें तीन चार मोमेंट्स हो सकते हैं। एक, जब हम 10th में पहली बार हमें सूचना मिली कि हम मेरिट लिस्ट में हैं, ये है। एक, जब मुझे साहित्य अकादमी अवार्ड की सूचना मिली, वह है। और एक, जो मेरी पत्नी है, जिससे मैं प्रेम करता था, उसने जब कह दिया, रजामंदी दे दी, तो वह भी एक मोमेंट है। मेरी बेटी पैदा हुई, वो भी एक बेस्ट मोमेंट है मेरे जिंदगी में। मेरा बेटा पैदा हुआ, वो भी बेस्ट मोमेंट है। तो ऐसे कुछ मोमेंट्स हैं जो आपको निरंतर रूप से आह्लादित करते रहते हैं, गुदगुदाते रहते हैं। तो ऐसे क्षणों को आप ऐसे क्षणों को हृदय के अंतर्गत संगोपन करें और बार बार उन्हें जीने का मैं प्रयास करता हूं, और शायद वही मेरी शक्ति है। सर, और एक दूसरा सवाल इसके बहुत ही अपोजिट, कि जैसे जितना आदमी खुश रहता है तो दुख भी आते हैं बहुत। तो आपके जीवन में ऐसा कौन सा बैड मोमेंट या फिर जिससे आपको बहुत दुख हुआ होगा, हर्ट हुआ होगा, तो उसके बारे में भी कहिए। बिल्कुल, ऐसे मोमेंट्स भी हैं, शायद ज्यादा ही है। जैसे एक मोमेंट ये था कि हम जब नौकरियां ढूंढते थे, तो हमारे पास गोल्ड मेडल था, हम होशियार थे। इसके बावजूद भी जब हमें हर साक्षात्कार में पास नहीं किया जाता था, हमसे कम योग्य व्यक्ति को नौकरी के लिए ले लिया जाता था, तो बार बार वो नेगेटिव मोमेंट सामने आ जाता था। हमारा हमारी जो विकलांगता थी, वो हमें रियलाइज नहीं होती थी, लेकिन इस प्रकार से अलग अलग लोग हमें मजबूर करते थे, अपनी विकलांगता को रियलाइज कराना पड़ता था कि आप विकलांग हैं और इसलिए आपको ये जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि दूसरा कोई कारण नहीं था। और इसी प्रकार से जब कोई भी व्यक्ति हमारी न देखने का फायदा ले लेता है, जैसे यदि मुझे नहीं दिखता है, तो मेरे सामने किसी और को इशारों इशारों में यदि आप बात कर रहे हैं, तो ये मैं अपने अपने विकलांगता का इंसल्ट मानता हूं। ऐसा होता रहता है बीच बीच में। तो ये क्षण जो है ना, बड़ी पीड़ा देते हैं, आपको बड़ा दर्द देते हैं। बाकी जो जो लिमिटेशंस हैं, जो बाधाएं हैं, उसे तो हम पार कर सकते हैं, लेकिन लोगों के इस नकारात्मक और छोटे नजरिए का क्या किया जाए, मुझे अभी भी समझ में नहीं आता। और सर, और एक बात जो मन में आई कि आपका जब से, मतलब फ्रॉम बर्थ, आप सारे भाई एक साथ हो, और आपने अभी तक जो भी जीवन यात्रा की, तो इतना सारा पॉजिटिविटी, और आप जब से बात कर रहे हैं तो बहुत ही खुश नजर आ रहे हो और इतना एनर्जेटिक हो। तो इसका राज क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी? अब साहब, मुझे बोलने का बड़ा शौक है। तो जब भी बोलने का मुझे कोई मौका मिल जाता है, तो ऊर्जा अपने आप मेरे संपूर्ण चेतना में संचार उस ऊर्जा का हो जाता है। मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ। तो मेरी जो स्टाइल है बोलने की, वो पब्लिक स्पीकर जैसी ही है। ऐसा मैं बोल रहा हूँ जैसे 1,000 व्यक्ति मेरे सामने बैठे हो। उसी जोश के साथ मैं अपना ऑनलाइन सेमिनार भी दे रहा हूँ। तो शायद ये मेरी अभी आदत बन चुकी है। बहुत ही बढ़िया। और एक आखिरी सवाल, बाद में हम सभी के लिए ये मंच खुला करते हैं। सर, मैं आपके वीडियो देख रहा था। एक वीडियो में आप बता रहे थे कि फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू टिल टुडे आप रोज इंग्लिश न्यूज सुनते हो, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात आपने उठाई है। क्योंकि हमारी प्रारंभिक शिक्षा यानी 10th तक घनश्याम जी और मैं, हम दोनों मराठी मीडियम में पढ़े थे। अब हमें अंग्रेजी बोलने की बड़ी धुन थी। हम चाहते थे कि हम अंग्रेजी अच्छी बोलें, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि इंग्लिश का कोई ट्यूशन क्लास नहीं लगाते थे, और हमारे माता पिता को भी उतनी अच्छी अंग्रेजी बोलने नहीं आती थी। तो हम क्या करें? तो हमारा पहला टीचर जो है अंग्रेजी का, वो ऑल इंडिया रेडियो है। हम जब 5वीं में थे, तब से लेकर के हमने ऑल इंडिया रेडियो के इंग्लिश न्यूज सुनना प्रारंभ किया।
और आज तक मेरी ये हैबिट है कि रोज सुबह को अंग्रेजी न्यूज बुलेटिन में सुनता हूँ। और इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, कुछ महीने तो हमें सिर्फ दो ही सेंटेंस समझ में आते थे कि दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज रेज बाय बोरेन होल्डर, और 15 मिनट कुछ भी समझ में नहीं आता था। और आखिरी में एक सेंटेंस समझ में आता था कि दैट इज द एंड ऑफ द न्यूज बुलेटिन। और उसके बाद 6-8 महीने में, एक साल में हमें आधे आधे सेंटेंस समझ में आते थे कि प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी हैज सेड दैट, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला वो तो समझ में नहीं आता था, इतनी अंग्रेजी नहीं आती थी। और विशाल जी, वैसे भी प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, क्या बोलता है किसको समझ में आता है। और 2-3 साल के बाद हमें लगभग न्यूज बुलेटिन पूरा का पूरा समझ में आने लगा। तो मुझे लगता है कि हमें जो अंग्रेजी हमने बोलना प्रारंभ की, और हम अंग्रेजी का जो मेरा वर्ड पावर है, उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट ऑल इंडिया रेडियो को जाता है और न्यूज बुलेटिन को जाता है। बहुत ही बढ़िया सर। मुझे मेरे मन में बहुत कुछ है, लेकिन हमारे साथ हमारी मार्गदर्शिका, हमारे प्रेरणा स्थान भावना ताई जी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी बात रखे। जरूर। जी नमस्ते। 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 हम और आप मिल चुके हैं पहले नासिक में। नासिक में शारदा बहुउद्देशीय जी जी। संस्था का सम्मेलन था, तब आप दोनों भाई वहां पे आए थे। आपको याद होगा शायद। जी हाँ, तो तब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था दूसरे दिन, जब हम मिले थे वहां पे तब। आपको याद है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल याद है। हाँ। तो मुझे आपकी जीवनी के बारे में, यानी मैंने आपके जीवनी के बारे में तब भी सुना था, और अब भी जो भी सुना है बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे स्पीकर तो हो ही, तो और हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो। और आपने ये बात उठाई कि सब विकलांगों ने इकट्ठे आकर अपना वॉइस रेज करना चाहिए कि राज्यसभा में कम से कम हमारे लिए कुछ भी तो, यानी हमारा भी स्थान हो। तो बिल्कुल। ये बात मुझे भी बहुत महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि ये बात है कि अभी भी अपने अपने ही देश में हमारे लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और आपने ये भी बात उठाई, वो भी बहुत अच्छी लगी कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ यानी हमारा हमारा साथ तो हमें नहीं मिल रहा है ना। यानी हम उन लोगों की गिनती में है या नहीं, यही पता नहीं चल रहा है। क्योंकि एक्सेसिबिलिटी का इशू, और आप तो बहुत कब से उठा रहे हो, कभी भी अभी ये मुमकिन नहीं हुआ है, या थोड़ा थोड़ा होने लगा है कई कई जगहों पर बहुत अच्छे से ये बात आगे नहीं जा रही है, ये मुझे भी लगता है। और मुझे आपके माता पिता के लिए भी बहुत यानी मन में मेरे बहुत आदर है, क्योंकि सही बात है कि आपने जो बताया कि 8 बच्चों में से 5 बच्चे अगर देख नहीं सकते तो उन्हें संभालना कितना जी मुश्किल बिल्कुल, होता होगा बहुत उन्हें। कठिन था। हम्म। और दूसरा भी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी तब बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पाला। और आपने ये जो बताया ना, ये वो ये नहीं, ये तो सबके लिए आदर्श उदाहरण होगा, आदर्श पेरेंटिंग का उदाहरण होगा कि आप बाकी के बच्चों से कहीं पीछे ना रह जाए, इसलिए आपको पतंग उड़ाना, कंचे खेलना, सब 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 चीजें उन्होंने सिखाई और करने दी, साइकिलिंग भी करने दिया। तो ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा, इन्हें पेरेंटिंग हो तो ऐसा हो, ऐसे लगा। जी और बहुत, जी बिल्कुल। हाँ, और आप सभी भाई इतने अच्छे पढ़े लिखे हो गए, और यानी प्रोफेसर की नौकरी कर रहे हैं, और वो भी नागपुर जैसे शहर में। और वो यानी घनश्याम जी भी आनंद निकेतन में यानी सर्विस करते हैं, ऐसे आपने बोला। तो वो आनंद वन भी, वहाँ मैं भी जाती रहती हूँ बीच बीच में। तो मुझे वो भी सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कॉलेज है, अच्छा नायक मिला हुआ है उस कॉलेज को भी। तो विनोद जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे विशाल ने पूछा वैसे ही, कि आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो? एनर्जी, एनर्जी तो ऐसा है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, एनर्जी तो
वातावरण में है। बस आप सचेत हो जाए, अपनी चेतना को जागृत करें। चैतन्य तो हमारे भीतर है, उसे बस रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है। और मैं बता दूं कि थोड़ी मेरी जो आदत है वो बड़ी सिस्टमेटिक है। सुबह मेरे उठने का टाइम करीब करीब हम्म, लगभग 6 बजे है। बिना हम्म, किसी अलार्म के मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। रात को हम्म, 10:30 और 11 के बीच में सो जाता हूँ। सुबह हम्म, थोड़ा सा प्राणायाम और थोड़ा सा व्यायाम, करीब करीब 20-22 मिनट, इससे हम्म, अधिक नहीं। और बाकी कोई भी ऐसी आदत मुझे नहीं है। ना नॉनवेज खाता हूँ, ना कभी हम्म, ड्रिंक्स लेता हूँ, ना कभी हम्म, स्मोकिंग करता हूँ, ना कभी पान खाता हूँ, ना कभी हम्म, सुपारी मुंह में डाली है हमने। तो मुझे हम्म, लगता है कि इस प्रकार की आदतें आपको स्वस्थ भी रखती है शारीरिक रूप से, और आपका आपका जो उत्साह जो है, एनर्जी लेवल, वो भी हम्म, बरकरार रखती हैं या रखती हम्म। होंगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि कभी कभी तो कभी कभार तो ऐसे होता होगा कि आपको बहुत लो लगता है कि नहीं, आज तो मुझे बहुत लो लग रहा है। तो वो वैसा जब लगता है तो लो उससे लो हो सकता है, कभी कभी थकान के कारण शायद कभी कभी लो लगता है, लेकिन फिर भी उस समय चिंतन चालू रहता है। और बहुत बार मैंने देखा है कि जब मुझे लो लगता है तो कोई ना कोई सुंदर गजल बन जाती है। तो मतलब वो भी क्रिएटिव प्रोसेस है। क्या बात है, क्या बात है। आपकी शुरू में भी जो कविता सुनी मैंने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यानी और ऐसे लग रहा है कि ये आपका जो बोलना है ना, ये खत्म ही ना हो। बहुत ज्यादा सुने आपसे, ऐसे ही लग रहा है। बहुत 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 धन्यवाद विनोद धन्यवाद जी। आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया भावना ताई। हमारे साथ अशोक भांसे सर, डॉक्टर घनश्याम जी है। घनश्याम जी सर, नमस्ते। पहले आप बात कीजिए, अनम्यूट करके। जी नमस्कार सभी को। नमस्ते घनश्याम जी, नमस्ते। नमस्ते। आ, पूछना तो क्या है, विनोद मेरा अनुज है, छोटा भाई है, लेकिन एक सजेशन है। अभी हम लोग कहते आ रहे हैं, विनोद ने भी जैसे बताया, पिछले 40 साल से हम लोग कहते आ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की बात अ, और एक्सेसिबिलिटी की बात। ये दोनों ही बातें हम पिछले 40 साल से अलग अलग प्लेटफॉर्म से कहते आ रहे हैं, जैसे विनोद जी ने कहा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका खास कुछ इफेक्ट हो नहीं रहा है। इवन मोदी जी ने भी एक्सेसिबल इंडिया वगैरह वगैरह कैंपेन्स भी लॉन्च किए थे, लेकिन एक्सेसिबिलिटी अभी भी इल्यूड कर रही हमको है, नहीं, बहुत सारी चीजें एक्सेसिबल नहीं है अभी भी। और रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, विनोद भाई ने बताया विस्तार से। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दिमाग में मेरे आइडिया आती है कि इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, दिव्यांग लोग, मैं, विनोद भाई हैं, राजेश भाई हैं, या फिर विशाल जी जैसे जो लोग काम कर रहे हैं, भावना मैडम जैसे जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे 8-10 लोग इंटेलेक्चुअल जो इस बात को समझते हैं और समझा सकते हैं, ऐसी बातों को मिलकर के भारत के प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ली जाए। और 8-10 लोग मिलके, मतलब अक्रॉस द जियो, या एक नहीं, 8-10 लोग अच्छे जो इन बातों को समझ सके और समझा सके, मिलकर के हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मिले और ये 2-3 बातें उनको अच्छे से यदि समझाएं डायरेक्ट उनको, तो शायद कुछ फर्क पड़ सके स्थिति में, ऐसे मुझे लगता है। तो इसमें यदि कोई यदि लीड ले और 8-10 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल हम लेकर के जाए, तो शायद जी कुछ फर्क, बिल्कुल। अंधेरे में कुछ फर्क बिल्कुल पड़। आपका सजेशन बहुत ही अच्छा है, और हमारे तरफ से उसका पूरी स्वीकृति है। आप बस अपॉइंटमेंट लेने का थोड़ा सा मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करें, अपॉइंटमेंट मिल जाए तो हम चल पड़े। तो क्या है, जी इसमें बिल्कुल। बहुत सारा फॉर्मेलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। हम एक शिष्टमंडल के रूप में भी उनके साथ मिल सकते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल अपॉइंटमेंट बस मिलना वो थोड़ा कठिन जरूर। काम है। लेट अस होप दैट विल गेट इट। वो अपन विशाल भाई को सौंपते हैं, बड़े एक्टिव आदमी है, वो अपॉइंटमेंट ले लेंगे हाँ बस साथ में। क्या करिए, या मेरा तो थोड़ा सा बिजी चल रहा है, तो मैं भी कोशिश करूंगा, लेकिन डेफिनेटली सभी लोग लगे रहे जहां भी मिल जाए। जी बिल्कुल। तो बस इतना ही था, बाकी अभी आगे लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि हम तो एक परिवार से आते हैं, तो बाकी लोग पूछना चाहेंगे शायद। यस सर, थैंक यू वेरी मच। और जरूर हम कोशिश करेंगे अपॉइंटमेंट लेने की, और सभी की कोशिश से एक दिन तो जरूर मिलेगी अपॉइंटमेंट। हाँ बिल्कुल, हम क्यों नहीं। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों को मिलने की कोशिश करेंगे। हाँ, प्राइम मिनिस्टर हमारे से तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि व्यक्ति एक्टिव है, जिस तरह से अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक्टिव हैं, और उनकी
दो चार लोग बातें सुनते भी, उनका पब्लिक अप्रोच बहुत अच्छा है, तो फिर उससे फर्क पड़ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। यस सर, जरूर। अशोक बांसे सर, आपको कुछ बात करनी है? अनम्यूट करके बात कीजिए। सर नमस्कार सर. नमस्कार। हाँ, बोलिए सर। सर आपला जीवन प्रवास खूप छान आहे आणि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला. पुरस्कार तर भरपूरच मिळाले, तुम्ही तर ऐकूनच हैराण झालो. तर त्याच्यासाठी खूप खूप अभिनंदन. आणि आपण जे प्रयास करून आले तर ते नागपुरातून आपल्या आपल्या नागपुरातूनच आपले जवळचे लीडर आहे, त्यांच्याकडूनच तुम्ही प्रयत्न करू शकता. एवढे बोलून हो माझे मी करणार शब्द आहे, संपतो. प्रयत्न करणार आहे. हा. बिलकुल मी आणि आप- नागपूर म्हणजे माहेर घरच आहे म्हणायला हरकत नाही. नाही नाही, ते सरकारचंच बरोबर माहेर आहे. घर आहे. परंतु ते म्हणजे हे- काय आहे ना, अपॉइंटमेंट घेण्यासाठी थोडासा प्रयत्न करावा लागेल आणि करणार हो, आम्ही, त्यात काही नाही हो. आहे. कारण की तुमची सुरुवात जरी एवढ्या वर्षाच्या नंतर जरी झाली, पण ते माझ्या सकारात्मक सकारात्मक भूमिका आहे. कधी ना कधी ते लवकरात लवकर होईल असं मला तरी वाटतं सर. हा, कधी ना कधी होईल. हा, कधी नाही, लवकरात लवकर होईल. आपण प्रयत्न करून राहिले ना, आपल्या प्रयत्नाचं फक्त पुश करायचं राहिलं बाकी. बरोबर आहे. बिलकुल बाकीचं सगळं तयारच आहे बिलकुल मटेरियल तुमच्याकडे. बिलकुल. चला, ठीक आहे सर, धन्यवाद सर. धन्यवाद. धन्यवाद सर. डॉक्टर अनिता मॅडम. अनिता जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ हेलो, सॉरी सर। हेलो हेलो। हाँ, हेलो, बोलिए हाँ बोलिए। हाँ सर, एक्सेसरी ऐसा चलन वलन का ऐसा बात छेड़ी ना, तो मुझे मेरा लेटेस्ट अनुभव ऐसा कथन करना चाहती हूँ, तो करूँ क्या एक दो मिनट में? हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। अभी खाली सोमवार को ही, मंडे को ही मैं नासिक में रहती हूँ, और ऐसा मुझे ऐसा स्टॉप स्टॉप लेकर आना पड़ता है, और हमारे कॉलेज में इमरजेंसी मीटिंग थी 9:30 को। हम्म, तो मैं 8:30 बजे ऐसे पहुंच गई स्टॉप पर, और मुझे वहां से 20 किलोमीटर आगे जाना था। लेकिन मैं उतरते उतरते जो मेरी बस थी वहां 20 किलोमीटर आगे जाने की, वो मिस हो गई। उतरते उतरते पुकारा उन्होंने बस स्टैंड पे। तो मैं बैठी हम्म, रही अगली बस आने तक, और मीटिंग थी 9:30 बजे। मैं 8:30 बजे टच हो गई थी, हाँ जी समझ गए। जैसे हाँ कि हाँ मैं, हाँ, आधा घंटे में मैं 9 बजे तक पहुंच जाऊंगी। लेकिन बस का जी। ऐसा रहता है ना, तो बस दूसरी बस आई 9:30 बजे, वो आई। उससे 1 घंटे के भीतर इतना मेरे मन में बहुत बहुत अलग अलग ख्याल आ रहे थे कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। मैं रिक्शा स्टैंड तक गई। मैंने उनको भी पूछा कि क्या आप मुझे वहां तक छोड़ सकते हैं, लेकिन वो सीट पर ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो स्पेशल ऑटो ये करना चाहते थे, तो वो हम्म 500-600 रुपए बोले, खाली जी 20 मिनट के अंतर को। जी जी। और वो बोले हाँ आगे टैक्सी है, लेकिन टैक्सी मेरे पास थोड़ा वजन का मेरा बैग था। मैं एक जी जी। पूरा अठोड़ा वीक में यहाँ स्टे हाँ करती हाँ, हूँ, तो मैं वहां तक जा नहीं सकती थी। और वो जी टैक्सी में मेरे बैठने का भी थोड़ा प्रॉब्लम। मैं वहां जाकर रास्ता क्रॉस कर कर वहां तक जी। जाकर पॉसिबल नहीं था। और टैक्सी वाले बाहर ही उतर देते हैं। ऐसा म्हणजे इतना स्टेप बाय स्टेप ऐसा चलन वलन हम्म का जो आने जाने का है, तो वो ऐसा प्रॉब्लम रहता है। तो मैंने वो टिकट संभाल के रखा, जेनेकरून हम हमारे प्रिंसिपल को दिखा सके कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कि मैं टाइम पे वहां जी। पहुंची थी। आप बताएं, आप टीचिंग में हैं, आप हाँ पढ़ाती हाँ हैं। हाँ, टीचिंग में आप हूँ क्या मैं। करती हैं कॉलेज में? मैं कौन सा लेक्चरर सब्जेक्ट हूँ, पढ़ाती हैं? इकोनॉमिक्स। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं आप? कितने साल से इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स? हाँ, इकोनॉमिक्स ना? इकोनॉमिक्स। हाँ हाँ। कितने साल से कितने साल से मैं पढ़ा रही हैं? 12 साल से पढ़ा रही हूँ। चलिए, बड़ा सा। आपकी जो मीटिंग थी किस बारे में थी कॉलेज में? नैक नैक की मीटिंग थी हमारे कॉलेज का। नैक की 26 मीटिंग? 26 तारीख को नैक है, 26-27 तारीख को नहीं नैक नहीं, के। वो मैं समझ गया। नैक मुझे पता है ठीक से। अब आप क्या है, उसके नैक कोऑर्डिनेटर हैं कॉलेज की? नहीं नहीं, कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ। मैं
तो क्या है आप? लेक्चरर हूँ, नहीं कोऑर्डिनेटर नहीं, एक मैडम कॉलेज लेक्चरर में सारे के टीचर। सारे नेक मीटिंग में नहीं नहीं, आप मीटिंग में जो जाना था आपको, तो हाँ कौन से हाँ। कैपेसिटी से जा रही थी? आप डिपार्टमेंटल हेड है, नेक कोऑर्डिनेटर है, क्या है जो मीटिंग में नहीं बुलाया वो गया था आपको? मैं क्राइटेरिया 3 का 3 की हेड हूँ मैं, हाँ, क्राइटेरिया 3 की, क्राइटेरिया 3 की। क्राइटेरिया सी की आप कोऑर्डिनेटर है, तो उस क्राइटेरिया के बारे में बताना थी होगा हाँ। आपको, बराबर है ना? हाँ हाँ हाँ। तो हाँ और अब ये डिपार्टमेंट एज अ साइकोलॉजिस्ट, के बारे में भी। एज अ साइकोलॉजी मैं समझ गया, हम्म, क्राइटेरिया 3 भी मुझे पता है। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपकी बस छूट गई और आपने 1 घंटे तक अपने आपको हाँ स्ट्रेस दिया, टेंशन क्रिएट किया, है ना? हाँ और हाँ सीधी हाँ सीधी बात ये थी, हाँ। जैसे ही आपकी बस मिस हो गई, व्हाट्सएप पर प्रिंसिपल को मैसेज डालना था कि सर, माय बस आई हैव हम्म, मिस्ड टुडे, टुडे आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, आई विल गिव द रिपोर्ट टुमारो और इन द नेक्स्ट मीटिंग। 1 मिनट का काम था, आप 1 घंटा परेशान रही, और इसलिए एनर्जी लेवल अब कम हो जाती है। मैं यही करता हूं, अगर मिस हो गई तो ऐसा सोचता हाँ नहीं हूं कि अभी कैसे जाऊं, इसको बोलूं, ऑटो में जाऊं, इसमें सिंपल उसी समय भेज देना कि सर आज मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरी बस चली गई है, थैंक यू, हाँ। नहीं और सॉरी। चुपचाप बैठ आराम से। हाँ नहीं तो ये मैसेज जब तक तो अप्रोच भेज आप नहीं दिया करोगे था आप, लेकिन तब तक कैसा होगा, टेंशन क्रिएट ही होता रहेगा लाइफ में। सही सही बात अनीता है। विनोद भाई जो है वो एक शायर भी हैं, और ये बस वाली जो बात है ना, एक बड़ा फेमस सा उनका शेर भी है, वो भी आपको सुनाएंगे, उससे भी बड़ी राहत मिलेगी आपको। हाँ हाँ तो कैसा है, मेरा एक शेर है कि तुम्हें जल्दी है घर जाने की, तुम्हें हाँ जल्दी है घर जाने की, लेकिन क्या हाँ। करोगे तुम, तुम्हें चढ़ना है जिस बस में, वही देखो भरी होगी। वाह। तो ऐसा ही होता है। सही बात है सर, तो सही जिंदगी बात में है। क्या तो है, प्रिंसिपल को ये आप व्हाट्सअप कर जिंदगी में तो समझ में ही नहीं टेंशन नहीं आई, लेना है, तो खुश हो रहे। व्हाट्सअप कर देते हैं। अरे क्रिएटर, आप पूरे नैक कोऑर्डिनेटर नहीं थे उस दिन, आपका नैक का विजिट नहीं था, वो कॉलेज लेवल की मीटिंग थी, 26 तारीख से पहले कम से कम प्रिंसिपल साहब 26 और मीटिंगें लेंगे ऐसे, हर दूसरे दिन मीटिंग होती है नैक की। सही बात। उसमें इतनी घबराने की क्या बात थी, बस मिस हो गई सो मिस, उसी यस समय सर। वो बता देना कि सर देखो बस मिस हो गई, अब तो नहीं आ पाएंगे, मामला खत्म। हाँ हम टेंशन क्रिएट करते हैं नहीं छोटी छोटी बातों पे। और उस बीच का, यस यस सर, और उस बीच का जो मेरे दिमाग में ख्याल आया था वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि ये जो सिस्टम है तो खाली ये हमारे लिए नहीं है, तो हम हमारा खुद का सिस्टम क्यों नहीं क्रिएट कर सकते। नहीं जो नहीं, आपने हमारे बात लिए क्या, उठाई ना, नहीं तो नहीं, वो मैं हमारा सिस्टम, वो ख्याल मुझे मुझे बताइए, नहीं वहां नहीं, मुझे सूझा। बताइए खुद के लिए क्या सिस्टम करेंगे आप? बस तो बस सबके लिए है, हाँ आपके लिए अकेले के लिए थोड़ी है बस, बस तो सबके लिए है, आप हाँ। हाँ नहीं सही बात है। नहीं नहीं बस तो सबके लिए है, लेकिन हाँ, जब वो बहुत सारी गर्दी ऐसा बहुत क्राउड होता है तो हम नहीं चढ़ पाते, और बस छूट जाती है, वो निकल जाती तो है, ऐसा हम करेंगे ना, जल्दबाजी नहीं कर नहीं सकते तो कि हम ऐसा करते हमें हैं ना, हम हम अपनी प्राइवेट बस खरीद हाँ लेते हैं ना, हाँ। फिर खाली खाली बस में जाएंगे और क्या। नहीं वैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन नहीं खाली दिव्यांगजन नहीं, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग और दिव्यांगजन वो मैडम सभी मैडम एक ही मैडम क्राइटेरिया मैडम, में हो सकते हैं, नहीं और उनके लिए अलग से। हाँ नहीं मैडम, इस हाँ प्रकार से हाँ। आप कितने रूट्स यस पर यस अलग सर बसेस यस। चलाएंगे, कितने रूट्स नहीं, पर अलग ऐसे बसेस प्रयोग हुए भी, चलाएंगे? असफल हुए, ऐसे प्रयोग हुए, नागपुर में भी हुए, हाँ महिलाओं के लिए बसेस चलाई गई थी लेकिन असफल हुई। देखिए जब महिलाओं के लिए इससे असफल होता तो बेटर है, दिव्यांग फिर का। ऐसा ही अगर प्रॉब्लम है जिसको, तो वो अपना प्राइवेट व्हीकल हायर करे, हाँ क्योंकि रोज ऐसा समस्या नहीं आती है ना, कभी कभी आती है। हाँ हाँ यदि आपकी हाँ ऐसा हाँ देखिए, हाँ, आप सही बात है। हाइपोथेटिकली समझिए कि उस दिन आपकी नैक की विजिट होती और आपको 9:30 बजे पहुंचना ही पड़ता, तो आप 500 ऑटो को देके वहां पहुंच सकती हाँ थी, हाँ उसका रास्ता था। हाँ सही। क्योंकि वो मीटिंग यस 500 से यस कम सर। इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आपने 500 रुपए नहीं खर्चे। अगर 500 से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती, अगर यस प्रिंसिपल का सर। मैसेज आ जाता कि मैडम आप अगर आज हाँ नहीं आए तो मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा, फिर आप ये नहीं सोचते कि 500 रुपए लगे कि एग्जाम में लगे। बाप रे। सही बात और है तो हर सर। चीज की प्रायोरिटी तो होती है लाइफ सही में। बात रेलवे है। है ना, दिव्यांगों की उनकी क्या हालत है हाँ आप देखिए, पृथक करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो वर्क नहीं करती है चीजें। तो ये एकदम पर्सनलाइज्ड हम्म। प्रॉब्लम्स है, हम जो जी। बात कर रहे हैं वो कलेक्टिव इश्यूज की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं सर, एक्सेसिबल यानी सॉरी चलन वलन का जो है ना, वो मैं फोकस करना चाहती हूँ इस नहीं मैडम, चलन प्लेटफॉर्म का पे। भी हम पर्सनलाइज तरीके से नहीं कर सकते, इट हैज टू बी अ कलेक्टिव अप्रोच, कलेक्टिवली कुछ हो सकता है क्या? ओके पर्सनली तो देखिए, ओके। पर्सनली तो हर व्यक्ति अपने अपने से स्वतंत्र है,
वो चाहे नॉर्मल व्यक्ति हो, उसकी भी बस चली जाती है बहुत बार। सही बात। ये कॉ- ये कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें दिव्यांगत्व का बहुत ज्यादा आता नहीं है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, एनीबडी कैन फेस सच प्रॉब्लम्स। ठीक है, कोई नेक्स्ट? यस, थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया सर। आपका जो भी मैटर, जैसे आपने कहा कि हर चीज में साइकोलॉजिकल और दूसरी चीज की प्रायोरिटी मैटर करती है, तो उससे जरूर वो जो आदमी है वो बहुत ही, जैसे आप इतना हैप्पी रहते हो, जैसे घनश्याम सर, मैं भी अभी इतने दिनों से उनसे फोन पे बात कर रहा हूँ, जब उनका वेब टॉक था तब से, तो वो भी इतना पॉजिटिवली एनर्जेटिक है। तो ये सब ऐसे ही होता है कि जैसे आपने कहा कि जो भी प्रायोरिटी है उससे मतलब वो प्रायोरिटी से अपना काम कितना इम्पोर्टेंट है वो हम डिसाइड करके उसे खुश रह सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। भावना तो आपको कुछ बात करनी है? हाँ, यानी उन्होंने ये जो बात उठाई ना, घनश्याम जी ने, ये बात मुझे बहुत सही लगी कि कलेक्टिवली सब लोग अगर साथ में जाकर प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे या अपॉइंटमेंट लेंगे, तो जरूर इसमें कुछ भी तो बदलाव आएगा। या ये जो होता है ना जनहित याचिका, ये भी बड़ी बात होती है। तो पर उसके बारे में मुझे कुछ ऐसे खास जानकारी नहीं है। और तो इसके बारे में यानी हम लोग जरूर यानी ट्राई करना चाहिए, ऐसे मुझे भी लगता है। नहीं, वो मैंने इसलिए कहा कि देखिए इंटेलेक्चुअल एलिमेंट हम संभाल सकते हैं, जैसे विनोद भाई हुआ, मैं हुआ, या फिर जो जिनको बात अपनी कहना अच्छे से आता है, जैसे विनोद भाई ने अभी कही, तो इसी तरह से यदि प्राइम मिनिस्टर के सामने यदि बात कहने का मौका मिल जाए तो शायद बहुत फर्क पड़ता है। और बाकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है, वो जैसे विशाल भाई जैसे लोग हैं, या फिर भावना ताई जैसे लोग हैं जो है, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कुछ लोग संभाले, इंटेलेक्चुअल लोग कुछ लोग संभाले, ऐसे 8-10 लोग मिल करके यदि प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाए तो शायद कुछ चेंज हो सके, ऐसी मेरी बेसिक आइडिया थी। हाँ, सही बात है। हाँ, विशाल। विनोद सर आ रहे 1-2 मिनट, उनका फोन शुरू है शायद। हाँ जी, हेलो। हाँ सर, हम जी। आपकी राह देख रहे थे, आपका हाँ फोन कॉल शुरू था। तो सर जी। बहुत ही बढ़िया लगा। अभी भावना ताई कह रहे थे कि हम जरूर प्रयास करेंगे, उसके लिए क्या ढूंढ सकते हैं, और उसके बारे में जानकारी भी चाहिए कि कैसे उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं पीएम हाँ, से। वो तो अपन बात कर लेंगे तो एक बार, कॉन्फ्रेंस कॉल करके एक दूसरे से बात कर लेंगे ना। जी वो तो सर, यहाँ पर जरूर डिस्कस नहीं जरूर। करेंगे, एक दूसरे से अपन फोन पर बात कर लेंगे ना। यस सर, यस सर। तो सर बहुत ही आज आपने जो एनर्जेटिक टॉक यहाँ पर दिया हमें, तो जरूर हम खुद इतना मोटिवेट हो गए कि जैसे मैंने कहा कि आज तक जो भी, आज 75th वेबिनार है, तो जितने भी लोग हैं उनसे नई नई चीजें सीखने को मिली, सुनने को मिली। और जैसे हमें वेबिनार का जो नाम रखा है संवाद सारथी, संवाद तो जरूरी है। जैसे सारा वर्क अगर कलेक्टिव हो, जैसे अपने प्रकृति ने हमारा शरीर बनाया हुआ है, हर सिस्टम अलग अलग शरीर में, लेकिन वो एक दूसरे को जब साथ देती है तभी वो टोटल जो बॉडी है वो अच्छा रिएक्ट करती है। वैसे ही हम सब जुड़ के एक दूसरे का, जैसे आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, तो विकास तभी होता है जब एक दूसरे का साथ हो। और जैसे संवाद सारथी, सारथी तो हर एक में है। जैसे आपने कहा कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत विश्वास करते हो और उसको फॉलो करते हो, क्योंकि जैसे साइंटिफिक इम्पोर्टेंट है वैसे स्पिरिचुअलिटी, और जब दोनों के साथ
अगर हम जीना सीख लेते, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली वो काम करते, तो जरूर हम अच्छी दिशा में जाते हैं। हमें वो परिस्थिति का अंदाजा आ जाता है कि हमें कैसे जीना है, और उस तरीके से हमारा परिवर्तन शुरू रहता है। जैसे आपने बचपन से लेके आज तक का जो आपकी जीवन यात्रा कही, तो हर एक में आपने हर बार परिस्थिति को समझ के उस पे जो भी कंट्रोल करके यहाँ तक पहुंचे, तो हमें बहुत ही आज आपसे जो भी सीखने को मिला, बहुत मोटिवेट हुए। और सर, हम हमारे पूरे संकल्प फाउंडेशन फैमिली की तरफ से आपका शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और हम हमेशा संवाद में रहेंगे, एक दूसरे से बातें जी करते जी, रहेंगे, और बहुत बहुत इसी धन्यवाद का आपका। मकसद है। यस सर। तो सर, जी जाते जाते एक जरूर सबके लिए मैसेज अगर आप दोगे तो अच्छा होगा, नॉट फॉर दिव्यांग बट ऑल द पर्सन्स। और इसके अलावा अगर आप एखादा आपका गजल हमें सुनाएंगे, और फिर हम भावना दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसमें आखिरी में प्रार्थना लेकर इस सत्संग का समापन करेंगे। मैं तो हर बार यही कहता हूँ कि एक छोटा सा सत्संग है, कितने लोग हेलो। आते मैटर नहीं करता है, लेकिन सत्संग में तो जी जैसे जी संवाद रहता तो है ना, तो संवाद जी में हमेशा जब हम खुद से खुदा तक संवाद करते, तो उसमें तो कोई नहीं रहता है। वैसे ये सत्संग ऐसे मैं मानता हूँ, और हर बार यहाँ पर नई चीज सीखने की ठीक है। कोशिश करता हूँ, और दूसरे लोगों तक पहुंचाने का हमारा एनजीओ का संकल्प है, हम वो कर रहे हैं। तो सर, एक जाते जाते मैसेज आपका, एखादा गजल, जी और तो बाद में हम प्रार्थना से हेलो जी सर। समापन करते हैं। हाँ जी, हाँ, हेलो सर। बोलिए बोलिए। अशोक सर। हाँ जी, सर, जे संदेश देतील तर सर्वात ते त्यांच्या मातृभाषेत एक तो संदेश त्यांना मातृभाषेत पण द्यायला हवा सर, सरांना. नहीं तो मातृभाषा में फिर वो सारे लोग समझेंगे नहीं ना। नहीं नहीं सर, तो आप मैं, वो जो भी संदेश देंगे उसका बाद में वो मातृभाषा में दीजिए. हाँ मैं हमारे यही बोल फ्रेंड्स रहा है, हूँ। आपका जो हर एक संदेश रहेगा ना सर वो बाद में कहिए ऐसे। मातृभाषा में दीजिए. हाँ हाँ, हर एक व्यक्ति जो है उसे स्वयं को जानना आवश्यक है। जिस प्रकार से हम अपनी स्ट्रेंथ्स जानते हैं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार से अपने वीकनेसेस या लिमिटेशंस भी पता हो। तो इस प्रकार से यदि हमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों पता है किसी भी व्यक्ति को, तो उसका जीवन का रास्ता काफी आसान हो जाता है। और मातृभाषा मेरे सिंधी में हर शख्स खे उन वटि छा आहे, छा हुन जो ताक़त आहे, ऐं छा हुनजी मर्यादाऊं आहिनि, छा हुनजी सीमा आहे, ये ॿिन्ही ॻाल्हियुनि जी जानकारी हुनखे हुअणु खपे। त अहिड़ो शख़्स पंहिंजे ज़िंदगी जे राह में सुठे तरीके सां अॻिते वधी सघे थो। तो ये संदेश मैंने दिया है। और गजल के बंद सुने कि दिखाई दे न दे ऐसी भी रोशनी होगी, दिखाई दे न दे ऐसी भी रोशनी होगी, अंधेरों की कोई अपनी जुदा पहचान भी होगी। तमन्ना थी, तमन्ना है, तमन्ना ये रहेगी ही। तमन्ना थी, तमन्ना है, तमन्ना ये रहेगी ही। जो जाना उससे भी ज्यादा कोई जिंदगी होगी। और हवा चलने से दरवाजे नहीं खुलते, समझ लेना। हवा चलने से दरवाजे नहीं खुलते, समझ लेना। किवाड़ों की कोई अपनी ही मजबूरी रही होगी। बुझा देता है सागर प्यास, ये सच है, मगर फिर भी बुझा देता है सागर प्यास, ये सच है, मगर फिर भी जुदा पहचान खोते ही नदी हर रो पड़ी होगी। और न जाने कैसे सारे हल मुझे मिलते ही जाते हैं, न जाने कैसे सारे हल मुझे मिलते ही जाते हैं। हिसाबों की किताबों में वो गुल रख कर गई होगी। और तुम्हें जल्दी है घर जाने की, लेकिन क्या करोगे तुम। तुम्हें जल्दी है घर जाने की, लेकिन क्या करोगे तुम। तुम्हें चढ़ना है जिस बस में, वही देखो भरी होगी। दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी, अंधेरों की कोई अपनी जुदा पहचान भी होगी। शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं भावना दीदी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रेयर से हम इस सत्संग का समापन करेंगे। जी जरूर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। डॉक्टर विनोद सर, आपका फिर से एक बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और हम जरूर एक दूसरे से बातचीत हो करते रहेंगे, संवाद जारी रखेंगे। हम जो भी आपकी मदद लगेगी फ्यूचर में, आपसे जरूर मदद लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी।